दोस्तों आज की वीडियो में प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको एल&टी कंपनी में भी पूछे जा सकते हैं, गैमन में, एनसीसी में, कोई भी कंपनी में जाओगे। इवन मेरा जब इंटरव्यू हुआ था मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज 30 से 40 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। पीडीएफ मिल जाएंगी, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई आपको ये समझाएगा नहीं। 30 क्वेश्चन होते हैं लेकिन 300 बातें होती हैं जो प्रैक्टिकली आपको बताई जाती हैं। तो मेरे ख्याल में वीडियो को नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीट देखना। वीडियो थोड़ी लंबी है, थोड़ी लंबी बन गई क्योंकि 40 क्वेश्चन थे और प्रैक्टिकली जब चीज़ को बताना होता है तो उसमें टाइम जाता है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। किसी इंटरव्यू में या साइट पे भी आपको काम आएगा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस फील्ड पे था उस टाइम ये जो बातें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो जो सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है वो हमारा है मैक्सिमम थिकनेस। अगर हम कोई आरसीसी कर रहे हैं किसी चीज की, हम स्लैब कास्ट कर रहे हैं, बीम कास्ट कर रहे हैं या कॉलम कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कास्ट कर रहे हैं। कॉलम की एक्सेप्शन होती है लेकिन कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। बीम या स्लैब की कास्ट कर रहे हैं तो हमें कोई भी कंक्रीटिंग करना है वो 150 mm से 300 mm की थिकनेस में करना है, ठीक है। 150 टू 300 mm, मतलब एक बार में 150 से 300 mm कंक्रीट डाल सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन करनी है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंक्रीटिंग कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। एक साथ आप ये नहीं कि 400-500 mm लेयर, मतलब 1 फुट मैक्सिमम 1 फुट कंक्रीट डाल दिया या 300 mm डाल दिया, उसके बाद वाइब्रेशन की, फिर अगला कंक्रीट करना है। ये नहीं कि 2 फुट 3 फुट कंक्रीट डाल दिया फिर वाइब्रेशन कर रहे हो, वो गलत प्रोसेस है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखो आरसीसी, पीसीसी, ये 2 चीजें बेसिकली हम जर्नल यूज करते हैं साइड पे कंक्रीटिंग के लिए। तो पीसीसी क्या हो गया, हमारा रफ ग्रेड हो गया जिसमें हम स्टील वगैरह यूज नहीं करते, वो है। और आरसीसी हो गया जिसमें रीइंफोर्समेंट स्टील यूज कर रहे हैं। तो आरसीसी का मिनिमम ग्रेड क्या होता है, M20 ग्रेड। तो M20 ग्रेड से जो भी नीचे यूज होगा वो किस में आता है, पीसीसी में। M20 से नीचे क्या होगा, M15, M10, M7.5, ये M5, ये किस में आता है, ये पीसीसी में आता है। और M20 से ऊपर आरसीसी में हम यूज कर सकते हैं। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट होता है जो भी टेंशन में वीक होता है। मैं समझाता हूं आपको। एक कॉलम है हमारा, ठीक है, एक कंप्रेशन मेंबर होता है कॉलम, और जब हम इस पे लोड डालेंगे, ठीक है, अगर हम इसमें कुछ स्टील व्हील कुछ नहीं डालते, एक कॉलम बनाते हैं और इस पे लोड डालते हैं। जब इस पे लोड डालेंगे, एग्जांपल ले लो, ये 150 किलो न्यूटन लोड इसने ले लिया और फिर फेल हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम कॉलम को मतलब कॉलम को ऐसे रखेंगे और इसमें स्टील नहीं है, इसमें ऐसे लोड डालेंगे और ये 60 किलो न्यूटन पे ही फेल हो जाएगा। मतलब जो कॉलम होता है वो टेंसाइल कम होता है, मतलब बेंड कम हो सकता है। अगर हम सरिये को लेंगे, सरिया बेंड हो जाएगा, वो टेंसाइल मेंबर है। कंक्रीट क्या है, हमारा एक कंप्रेशन मेंबर हम बोल सकते हैं, गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, ये चीज है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इन मास कंक्रीट। जो हम मास कंक्रीट करते हैं, मास कंक्रीट क्या हो गया कि एक साथ हम 1.5 m³ कंक्रीट हाइट में और लेंथ इसकी ले लो 2 मीटर, मतलब बड़ी हाइट में कंक्रीट डाल रहे हैं, मास कंक्रीट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है हमारा मास कंक्रीट में, प्लम कंक्रीट भी बोल सकते हैं, उसमें हमारा 75% स्पेस किसने ऑक्युपाई की होती है, एग्रीगेट ने, क्योंकि उसका जो ग्रेड यूज किया जा रहा होता है वो उस हिसाब से डिजाइन किया होता है। 75% उसमें एग्रीगेट होता है। अगला जो क्यूरिंग, मतलब अगर हम एक कंक्रीट है हमारा 28 दिन तक उसकी प्रॉपर हमने क्यूरिंग की, सब कुछ किया, तो वो कितनी स्ट्रेंथ गेन कर पाता है, वो स्ट्रेंथ गेन कर पाता है 90 से 95% उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। और बाकी जो 5% बची वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती, मतलब साल में 2 साल में वो 100 भी हो सकता है, 105 भी, 110 भी। कंक्रीट की एक्चुअल स्ट्रेंथ अभी तक पूरी मतलब एक्यूरेट नहीं मिलती है, वो सिचुएशन पे डिपेंड है, क्यूरिंग पे डिपेंड है, वर्केबिलिटी पे डिपेंड है, सुपरविजन पे डिपेंड है, तो वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन 28 दिन तक अगर प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो 90 से 95% देखने को आपको मिल जाएगी। बट इस ओपन ग्रेडेड सीमेंट, ये एफकॉन में क्वेश्चन पूछा गया था, ओपन ग्रेडेड सीमेंट क्या होता है। देखो ओपन ग्रेडेड सीमेंट वो होता है जिसमें कोर्स एग्रीगेट साइज के, मतलब बड़े बड़े एग्रीगेट साइज यूज किया जाता है। और होता क्या है उससे, जो कंक्रीट होता है उसमें वॉइड्स काफी ज्यादा बन जाते हैं। आप एग्जांपल मैं देता हूं, एक पेवमेंट आपने देखी होगी, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आपने पेवमेंट देखी होगी। देखो पेवमेंट में क्या होता है,
कोर्स एग्रीगेट यूज होता है, पोरस सी होती है, उसमें जो पानी जाता है वो अंदर भी है। और इस हिसाब से कंक्रीट भी बनाया जा रहा है और पेवमेंट का जो कोल टार होता है वो भी उसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है कि अभी एक कंक्रीट चला है जिसमें जितना भी पानी फेंकोगे वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा नीचे। क्यों? उसमें ओपन ग्रेडेड सीमेंट यूज किया होता है, ओपन ग्रेडेड कंक्रीट। अगला, वन बैग ऑफ सीमेंट कितने इक्वल, देखो एक बैग हमारा कितना होता है 50 kg का होता है, वो कितने लीटर के इक्वल होता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा 35 लीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन है, एक MQ सीमेंट का वेट कितना होता है, ये हो गया 1440 kg। ये डेंसिटी भी हम इसे ही बोलते हैं। एक बॉक्स है 1 मीटर ऐसे लंबा, एक ऐसे 1 मीटर लंबा, और डेप्थ मतलब गहरा 1 मीटर। तो उसमें अगर हम सीमेंट भरेंगे, उसका वेट करेंगे सीमेंट का, तो वो 1440 की डेंसिटी जो होती है वो हर पड़ाव में आपको काम आएगी, क्योंकि वेट इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इससे किसी चीज का वेट भी निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, डेंसिटी हमें पता होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जब जब आप पुरानी वीडियोस हमारी देखोगे उसमें समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंक्रीट होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। कंक्रीट हमारा वीक होता है टेंशन में। तो अगर हम बात करें, कुछ उधर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कितनी होती है, तो वो होती है, अगर एग्जांपल ले 100 किलो न्यूटन ले लो, किलो न्यूटन अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी 10 से 15%। ये एसएससी के उसमें भी आया है, जेके एसएसबी में भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये होगी हमारी 10 किलो न्यूटन हम ले लेते हैं। ठीक है, कितनी 10%। जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट का, उसका 10 से 15% उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। ये हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई पड़ाव पे पूछा जाएगा। अगला जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है हमारा, इन द मिक्सर, जो हमारा कंक्रीटिंग का प्रोसेस होता है, हम कंक्रीट बना रहे हैं, मिक्सिंग वगैरह करते हैं, तो बैचिंग में जब उस कंक्रीट को सब कुछ मिक्स कर लिया, एग्रीगेट, सीमेंट, पानी, सब कुछ डाल दिया, तो उसका मिनिमम कितने मिनट उसको मिक्सर को आपको चलने देना है, वो आपको 2 से 3 मिनट तक वो मिक्सर आपका चलना चाहिए। मैक्सिमम मतलब मिनिमम 3 मिनट तक चलेगा, उसके बाद मैक्सिमम आप 3 से 4 या 5 मिनट उसको मिक्स कर सकते हो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है किसी भी मेंबर में हम यूज कर रहे हैं, स्लैब में, कॉलम में, बीम में, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। मतलब हम ले लेते हैं स्लैब हमारी 100 mm की, तो वो हो गया 100 डिवाइड बाय 4, तो जितना आएगा आपका 20 mm, एग्जाम्पल 20 mm आए, तो 20 mm हमारा मैक्सिमम साइज होना चाहिए एग्रीगेट का। अगर हम कोई मेंबर यूज कर रहे हैं, उसकी वो साइज है ज्यादा, तो उस हिसाब से हम उसमें एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इज इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए 25 स्टोरी बिल्डिंग विदाउट कॉलम। ये क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई आपको पूछे, कोई भी एक बिल्डिंग है वो 25 स्टोरी की है, क्या आप उसको विदाउट कॉलम बना सकते हो? देखो, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी पॉसिबल है, इंजीनियर है हम लोग, कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुरानी बिल्डिंग्स आप देखो, पुराने स्ट्रक्चर देखो, उसमें आपको कहीं मोस्टली कॉलम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बनाए गए हैं, तो अभी भी पॉसिबल है। लेकिन अभी जो इन्वायरमेंट है आगे आगे हार्श होता जा रहा है, तो ये पॉसिबल है कुछ हद तक, लेकिन हम इसको और इजिली पॉसिबल कैसे बना सकते हैं, वो हेल्प होती है शेयर वॉल। शेयर वॉल के बारे में आप सुना ही होगा। शेयर वॉल क्या होती है, मतलब लगा लो 150 mm उसकी थिकनेस होगी और हाइट उसकी कॉलम की जितनी 3 मीटर, उसे हम शेयर वॉल बोलते हैं। तो कॉलम की जगह शेयर वॉल हम प्रोवाइड करें अगर किसी घर में, और उसको कंस्ट्रक्ट करें, तो वो पॉसिबल है। हम 25 स्टोरी की बिल्डिंग शेयर वॉल की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग, उतनी वो नहीं होगी जितनी हमें वो चाहिए इस एनवायरनमेंट को काउंटर करने के लिए, लेकिन हम उस चीज को बना सकते हैं। ये आप एक इंटरव्यूअर को आंसर दे सकते हो, बाकी अभी पॉसिबल नहीं होता है। तो हाउ मेनी फ्लोर कैन बी बिल्ड आउट विदाउट कॉलम, अगर पूछा जाए फिर आपसे कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर पूछा जाए तो कितने फ्लोर आप बना सकते हो विदाउट कॉलम, और वो आपके रुक सके, थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आए, अगर 5, 6 या 7 रेक्टर का, वो उसको काउंटर कर सके, जहां थोड़ा बहुत अच्छा, तो वो होता है 3 स्टोरी की। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं 3 स्टोरी की बिल्डिंग, जहां घर बोल लो, उसको बनाते हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं विदाउट कॉलम, शेयर वॉल प्रोवाइड करके, तो वो हम अच्छे से बना सकते हैं। विदाउट उधर शेयर वॉल भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर सिर्फ लोड बेरिंग भी रखेंगे, तो वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो बट इज द नेसेसरी डाटा
जो नेसेसरी डाटा हमें चाहिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए, वो क्या होता है, मतलब क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। कोई भी अगर आपको पूछे, देखो आप अगर एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हो, इंटरव्यू में बैठोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को, छोटा घर का है या बाहर का है, उसको एस्टिमेट, अगर रफ एस्टिमेट करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज होती है स्पेसिफिकेशन, कि किस स्पेसिफिकेशन से वो घर बनने वाला है, मतलब क्या क्या चीजें यूज होगी, उनका स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, वो चीज। दूसरी चीज उसकी ड्राइंग, और तीसरी चीज रेट्स, एसओआर, शेड्यूल ऑफ रेट्स। ये तीन चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप किसी भी घर का, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का या छोटे प्रोजेक्ट का एस्टीमेट निकाल सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कोई भी कॉलम है उसकी हम वर्टिकलिटी कैसे चेक करते हैं कि वो वर्टिकल खड़ा है कि नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है या मतलब सुपर स्ट्रक्चर है कुछ, अगर उसके कॉलम में थोड़ी भी टिल्ट हुआ, मतलब 5 mm भी वो वर्टिकल नहीं हुआ, तो उसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है। जो लो ट्रांसफर में, उसमें पहले तभी तो एकदम से तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, ना वो आपको 5 mm 10 mm इधर उधर होगा, नहीं दिखेगा। लेकिन जब लो ट्रांसफर की बारी आती है तो धीरे धीरे क्रैक्स, धीरे धीरे स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए। तो उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, बेसिक से। अगर बेसिक बिल्डिंग है, आप प्लम बॉब की हेल्प से उसको कर सकते हो। क्या करते हैं, प्लम बॉब यहां फिक्स किया, नीचे प्लम बॉब लटकाया, और हम मेजरमेंट ले लेते हैं कि यहां हमें 100 mm मिल रहा है, यहां पे भी 100 mm मिल रहा है। और इसको आपको तभी तुरंत करना होता है जैसे आपकी कंक्रीटिंग कंप्लीट हुई, जैसे कंक्रीटिंग भर गया कॉलम, ठीक है। तो उसके बाद उसमें जो सपोर्ट्स लगी होती हैं, तो सपोर्ट्स की हेल्प से क्या होता है, कॉलम को आगे पीछे किया जाता है और उसको वर्टिकल बनाया जाता है। क्योंकि पहले आपने एक तो पहले शटरिंग के टाइम उसकी चेकिंग होती है कि बराबर वो शटरिंग प्लेस पे है, प्रॉपर वर्टिकल है, हो गया। उसके बाद कंक्रीटिंग जब की जाती है तब वाइब्रेशंस होती हैं, कंक्रीटिंग के दौरान स्पोर्ट्स हिल सकती हैं, तो उसके बाद भी चेक किया जाता है, तो वो प्रॉपर वर्टिकल है, ऐसे चेकिंग उसकी होती है। अगला क्वेश्चन है, इस पे वीडियो भी आप जरूर देखना, वो उसमें पूरा मैंने साइट पे लेके आपको दिखाया कैसे करते हैं। गुनिया कैसे चेक करते हैं, राइट एंगल कैसे चेक करते हैं, किसी को पता है? वॉल हो या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर बनने जाता है, घर बनने जाता है, सबसे पहले गुनिया किया जाता है, राइट एंगल चेक किया जाता है। तो उसको चेक करने का एक ही फंडा है, मतलब आपको एक पॉइंट, हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उधर से हमें ले लिया कि ये एक लेट कर लिया, 3 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो इसका गुनिया हमें करना होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे, जो वो ये बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपको चेक करना है कि ये लाइन गलत जा रही है, ये लाइन गलत जा रही है, वो हम किसी भी रेफरेंस से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है गुनिया चेक करने का। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मतलब कोई भी इंटरव्यू में आप बैठोगे तो आपको बेसिक क्वेश्चन हर इंटरव्यू में आएगा कि आपके अपने बारे में बताओ। जब भी आप ये क्वेश्चन सुनो, आपको मतलब बेसिक चीजें इसमें आपको डाइवर्ट करनी है, जितना कम मतलब बोल सको तो जो बेसिक चीजें रहेंगी वही, कि आपका नाम, आपने कहाँ से डिग्री की है, आपका मतलब डिप्लोमा है या डिग्री है, कंप्लीशन कब हुई। फिर उसके बाद आ जाना है आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मेरे को इसमें, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, अपनी टेक्निकल स्किल्स। अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर के लिए इंटरव्यू देने गए हो तो क्वांटिटी सर्वेयर का बोलो, बिल्डिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, जिसके लिए भी गए हो उस चीज का बोलना है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर में आपने जो भी आपने सर्वे कैंप किए हैं, जो भी आपने ट्रेनिंग की है, जो भी आप कोर्सेज किए हो, वही बोलें, और अपने रिज्यूम में वही चीजें डालनी जो स्किल्स आपको आती है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको क्वेश्चन वहीं से पूछेगा जो आपके रिज्यूम पे होगा। तो रिज्यूम पे भले कम हो लेकिन वही स्किल्स डालनी है जो आपको आती होंगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इस पे एक अलग सी वीडियो भी आएगी, वो मैं जरूर लाऊंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉइल रिइंफोर्समेंट। सॉइल रिइंफोर्समेंट क्या होती है? सॉइल रिइंफोर्समेंट होती है जब हम सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। मतलब हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, नीचे जो सॉइल है
तो वो कितना लोड बेयर कर पाएगी वो हम चेकिंग कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी थोड़ी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उस चीज को हम सॉइल रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। उसमें हम लाइम यूज कर सकते हैं, लाइम मिक्स करते हैं, उसके साथ सीमेंट, काफी चीजें होती है, प्रोसेस होता है। लेकिन सॉइल रिइंफोर्समेंट क्या होती है, हम सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जब उसे हम सॉइल रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम है। ओके, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। तो इसकी जब डी शटरिंग की जाती है, आपको पता होगा इसका टेंशन जोन कहां होता है, ऊपर, और कंप्रेशन जोन होता है नीचे। और अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, उसका कंप्रेशन जोन होता है ऊपर, टेंशन जोन होता है नीचे। तो इसकी अगर हम शटरिंग खोलने जाते हैं, ये सपोर्ट लगी है 3। तो अगर मैं आपको पूछूं, जब इसकी डी शटरिंग का टाइम आ गया 14 दिन बाद या 21 दिन बाद, तो इसमें से कौन सी प्रॉप सबसे पहले हटाओगे, कौन सी सपोर्ट सबसे पहले आप हटाओगे? ठीक है, तो इसका आंसर ये है, क्योंकि ये बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम, इसको डिजाइन किया एज ए कैंटिलीवर बीम, और टेंशन जोन इसका ऊपर और कंप्रेशन जोन नीचे, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया। अगर आप ये सपोर्ट हटाते हो या ये सपोर्ट हटाते हो तो बची ये सपोर्ट, तो उस केस में ये बीम क्या बिहेव करने लग पड़ेगा, आपका बीम ऐसे रहेगा ना, मतलब ये करने लगा सिंपली सपोर्टेड बीम। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन माइनर क्रैक उसमें आ जाएंगे। अगर आप ये चीज गलती करोगे तो छोटे छोटे क्रैक्स उसमें आ सकते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, जिस हिसाब से इसको डिजाइन किया है कि कैंटिलीवर बीम है, तो आपको क्या करना है, पहले ये सपोर्ट हटा देनी है, फिर ये। लेकिन मतलब अभी नॉर्मली आप देखते होंगे तो सबको लगता होगा ये रहने देते हैं कि ये सपोर्ट दे रहा है इसको, लेकिन वो गलत है। पहले ये हटानी है, फिर ये हटानी है। इस पे एक अच्छी सी वीडियो भी है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, पूरी कंप्लीट वीडियो है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही बुर्ज खलीफा का जो मैं बात कर रहा था। तो इसमें कंक्रीटिंग के दौरान, मतलब जब हम, क्योंकि अगर हम बात करें उसकी हाइट काफी ज्यादा है बुर्ज खलीफा की, इस पे एक वीडियो बनाई थी सिविल इंजीनियरिंग शर्मा चैनल पे, उस पर मैंने सब बताया, वो भी आप जरूर देखना। 8 to 8 मीटर टॉल है, और इसमें कंक्रीट कितना हुआ है, 2,50,000 MQ, बहुत होता है, इतना कंक्रीट इसमें हुआ है। यहां कंक्रीट किया तो ठीक है, हो गया इतने, लेकिन जब ये 300, 400, 500 मीटर से ऊपर जाने लगा तो वहां कंक्रीटिंग कैसे की जाती होगी? क्योंकि अगर हम बात करें, इसमें जो कंक्रीट यूज किया गया है C80 और C60 कंक्रीट यूज किया है, मतलब जो लो, मतलब उसकी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हम उसे बोलते हैं, लो परमिएबल होता है और हाई उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो लेकिन जितनी उसमें वो ड्यूरेबिलिटी होगी, तो जैसे जैसे वो कंक्रीट उस पाइप में से, क्योंकि जो भी कंक्रीटिंग हुई होगी वो पंप की हेल्प से हुई होगी, तो पंप में कंक्रीट क्या होता है, जब 30 से 40 मीटर के बाद वो थोड़ा जाम होने लग पड़ता है, टाइट होने लग पड़ता है। लेकिन इसमें 600 मीटर, 700, 800 मीटर तक गया है, तो उसमें क्या किया गया है, जो भी कंक्रीटिंग हुई थी वो कंक्रीटिंग नाइट को की जाती थी जब मौसम ठंडा होता था, और कंक्रीट में आइस यूज की जाती थी कि वो ठंडा रहे। और इसमें 2 पंप यूज किए गए थे, एक 600 मीटर तक कंक्रीट करता था पंप, हाई परफॉर्मेंस पंप, और दूसरा 600 मीटर की हाइट से ऊपर। तो इस हिसाब से उसकी कंक्रीटिंग की जाती थी। और इसमें जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था हाइब्रिड फाउंडेशन का, कल आपको पूछा भी था हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होती है। तो हाइब्रिड फाउंडेशन होती है हमारी, जिसमें हम राफ्ट प्लस पाइल्स करते हैं। तो बुर्ज खलीफा में वही होता है। तो बुर्ज खलीफा में 192 बोर्ड पाइल्स हैं, और उसमें उसके ऊपर उन्होंने राफ्ट किए, 3.7 मीटर थिक राफ्ट की गई। इस पे अच्छे से और बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल पे वो वीडियो है, आप जाकर जरूर देखना। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट क्या होता है, आप में से कईयों ने सुना होगा, कईयों को पता होगा। तो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से ही आपको आइडिया लग गया होगा, जो कंक्रीट खुद ठीक हो जाता है, मतलब उसे हम बायो कंक्रीट भी बोलते हैं। क्या बायो कंक्रीट? तो ये क्या होता है, क्या है, इसके बारे में सब मैं आपको बताऊंगा। और भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने अच्छे कि आपको मजा आ जाएगा। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट ये होता है, मतलब हमारा कंक्रीट ये होता है, आजकल होता क्या है, आजकल इन्वायरमेंट ऐसा है कि 5 से 10 साल में, क्या 2 से 3 साल में भी, 5 से 10 साल में आपके घर में क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे। मतलब काफी बड़े बड़े क्रैक्स भी हो जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आने लग पड़ते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है। सीमेंट में भी कुछ खामी हो सकती है, या उसको बनाने के तरीके में, या काम करने के तरीके में, कुछ भी है, तो क्रैक आने लग पड़ते हैं। लेकिन जो अभी कंक्रीट, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूं, वो कंक्रीट क्या करता है, जहां भी क्रैक होगा वो अपने आप ठीक होने लग पड़ता है। वो कैसे, मैं बताता हूं। देखो, एक बैक्टीरिया है,
जिसका नाम है बैक्यूलस स्यूडोफिर्मस। ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है, ये हेल्प करता है इसको बंद करने में। मतलब जो हमारा क्रैक होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो बैक्टीरिया है ये 200 साल तक जिंदा रह सकता है बिना खाने या पीने के। मतलब बैक्टीरिया आपको ये तो है नहीं कि वो कीड़ा सा होगा, कुछ दिखेगा आपको, दिखेगा नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया इतने साल होता क्या प्रोसेस में पूरा समझाता हूं आपको। मतलब जब हमारा कोई भी स्लैब है या कुछ भी है, ये स्लैब है ठीक है, इसमें हमारा क्रैक आया, जब इसमें से हमारा पानी आएगा, जब पानी लगा, मतलब उस बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, जैसे ही मॉइस्चर या पानी एंटर करेगा वो बैक्टीरिया जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट इन द सेंस क्या होगा, वो कैल्शियम लैक्टेट लेगा और लाइम स्टोन जो प्रोड्यूस करता है। और लाइम स्टोन क्या होगा, मतलब चूना व्हाइट कलर का, वो चूना जो होगा वो अपने आप यहां प्रोड्यूस होता जाएगा और उस चूने की हेल्प से वो क्या होगा, क्रैक पूरा फिल हो जाएगा। और जब लाइम स्टोन होता है वो तो काफी अच्छा, मतलब सीमेंट के बराबर चीज है वो, तो वो जब इसमें अपने आप फिल हो जाएगा तो इसमें से पानी आना बंद हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। लेकिन अभी इसका काम चल रहा है, मतलब कई जगह इसका टेस्ट किए जा रहे हैं। तो जब अच्छे से मार्केट में उतरेगा फिर ही हम इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप जानते हो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट है कि क्या है, या अगर आप इंटरव्यूअर को ये सब चीजें बताओगे तो वो जरूर हैप्पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारी पाइल फाउंडेशन होती है। कल भी 3-4 क्वेश्चन थे पाइल फाउंडेशन पे। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर पाइल फाउंडेशन पे पूरा एक सीरीज ले आओ, उसकी बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। जरूर ले आऊंगा। प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोटिकली, इसीलिए मैं थियोटिकली वीडियोस ला रहा हूं अभी कि आप सीखते रहो। प्रैक्टिकली अभी कंटिन्यू होगा, दिक्कत मत लो, क्योंकि चैनल का नाम ही सिविल साइट विजिट है। हम विजिट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन अभी थोड़े टाइम आपको ये थियोटिकली सीखो, प्रैक्टिकली जल्दी आएगा। पाइल फाउंडेशन क्या है, मतलब पाइल फाउंडेशन हम कहां प्रोवाइड करते हैं, जहां हमारी मिट्टी जो होती है, सोइल है। सोइल का काम क्या, हमारी कोई भी बिल्डिंग बन रही है, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, क्रीक टावर या बुर्ज खलीफा, जहां एंटीला, मुकेश अंबानी का घर आपने सुना ही होगा, उस पर भी आगे क्वेश्चन है एंटीला। तो वो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, वो सॉइल नीचे तो आपकी सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए, फाउंडेशन तो अच्छी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे हम। और कल की वीडियो जरूर देखना इंटरव्यू पे, मैंने उधर बताया कि फाउंडेशन कैसी होती है, मतलब बैरेट्स क्या होती हैं, कौन सी फाउंडेशन बुर्ज खलीफा में प्रोवाइड की है या क्रीक टावर में की है, वो उसमें बताया। तो फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो तो है, लेकिन जो नीचे मिट्टी होगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो पाइल फाउंडेशन हम वहां प्रोवाइड करते हैं जहां सोइल बेरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन पर एम क्यूब या 2400 केजी पर एम क्यूब से कम होगी सोइल बेरिंग कैपेसिटी, वहां हम पाइल फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो इससे ज्यादा तो हमें बेरिंग कैपेसिटी चाहिए। तो पाइल क्या करती है, ये मिट्टी आ गई ठीक है, पाइल नीचे तक जाएगी और जो भी लोड आएगा वो नीचे की मिट्टी जो होगी वो हार्ड स्टार्टा होगा, क्या पता जोन 1 है या जोन 2 है। तो जितना जोन 1-2 होगा तो उसकी कैपेसिटी वैसी ही होगी। तो ये लोड डायरेक्ट बिल्डिंग का लोड पाइल लेके नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हम पाइल फाउंडेशन कहां देते हैं, जहां 24 किलोमीटर से यहां कम हो। अगला क्वेश्चन है, देखो जो हम साइड पे कोर कटिंग टेस्ट करते हैं, जहां सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हैं, ये आप लोगों को पता ही है किस लिए करते हैं। हम सोइल की कंपैक्शन चेक करते हैं, उसकी बेरिंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी टेस्ट करना हो हम कोर कटर करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट करते हैं। सैंड रिप्लेस तो हम एफडीटी करते हैं, फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट चेक करते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं, सब चीजें चेक करते हैं। तो उसमें हमें एक एरिया है, तो उस एरिया में हमें कितने सैंपल लेने होते हैं ये कैसे पता चलता है, तो उसका है 100 मीटर स्क्वायर में हमें 3 सैंपल के टेस्ट करने होते हैं। कितने, 3 सैंपल के। और इसी में से एक क्वेश्चन निकल जाता है। और जिन्होंने सैंड रिप्लेसमेंट मेथड टेस्ट नहीं देखा है वो हमारी वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया प्रैक्टिकली। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है, जब हम सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें सैंड की जरूरत पड़ती है। सैंड की, क्योंकि जब हमने एक फील्ड पे खड्डा किया उसमें हम सैंड फिल करते हैं कंटेनर की हेल्प से। जिनको पता है तो ठीक है, नहीं तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सैंड जो होती है वो कौन सी सैंड होती है, कितनी फाइन होती है, कितनी क्या होता है उसका स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो वो होता है, वो सैंड हम उसमें यूज करते हैं जो 1 mm सीब में से निकल जाए, पास हो जाए और 600 माइक्रोन सीब में रिटेन हो जाए,
वो सैंड हम यूज करते हैं। सीव एनालिसिस सुना ही है, वैसे ही क्या करते हैं, सैंड लेते हैं, हम डालते हैं छन्नी में, ऊपर 1 mm की रखते हैं, 1 mm से पास हो गई, फिर जो 600 नीचे हमारी 600 माइक्रोन की होगी, जो यहां रिटेन हो जाएगी, वो सैंड हम इस टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, ये फंडा होता है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा, मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये पता होना चाहिए आपको। जो इंडिया का सबसे कॉस्टलियर बिल्डिंग कौन सी है, मतलब सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है? तो मुकेश अंबानी हमारे इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन है, तो उन्हीं का जो घर है एंटीला, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आई डोंट नो, लेकिन एंटीला जो है उसकी कॉस्ट कितनी है? $1 बिलियन। और अगर हम बात करें, कंपेयर करते हैं इसको, जो हमारा बुर्ज खलीफा है दुबई का टालेस्ट स्ट्रक्चर अभी तक का, तो उसकी कॉस्ट कितने में बने? वो बना था $1.5 बिलियन में, मतलब सिर्फ $1 बिलियन में है इतना बड़ा घर बनाया गया। और वो जो सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है वो 1.5 में, मतलब 0.5 ही ज्यादा लगा है, काफी ज्यादा खर्चा हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें, और ये स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया कि 8 रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक भी आता है तो उसको ये काउंटर कर लेगा। इस पे मैं वीडियो जरूर लाने वाला हूँ एंटीला के ऊपर, जो हमारा दूसरा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी, जिसपे हमारी वीडियोस आती हैं बुर्ज खलीफा पे, दुबई क्रीक टावर, या जो भी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर हैं, तो उसी में हमारी ये वीडियो भी आएगी, जिसमें मैं एंटीला के बारे में पूरी उसकी फाउंडेशन वगैरह किसने डिजाइन किया है, और लाइटन कंपनी ने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। और इसकी जो अगर मैं थोड़े फैक्ट्स बताऊं तो ये बिल्डिंग 20 या कुछ 25 इसकी स्टोरीज हैं, लेकिन एक स्टोरी की हाइट भी 2 मतलब स्टोरी के बराबर है, कुछ ऐसा है। मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, जरूर बताऊंगा। तो ये थे आज के हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी और हाउस कंस्ट्रक्शन की भी, दोनों देखते रहो, सीखते रहो। थैंक यू गाइस।